मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हिमालय के नीचे एक छोटा सा कंट्री है नेपाल। छोटा है लेकिन इसके साथ जो कुछ हुआ है वो दुनिया हिला देने वाला है। कभी यहाँ राजाओं की चलती थी, लेकिन एक रात ऐसी आई जब सब खून में डूब गए। जो आवाज़ उठाता उसे चुप करा दिया जाता, लेकिन जब जवान गुस्से में सड़कों पर निकल आए तो राजाओं की कुर्सियाँ हिल गईं। 1846 राजा के महल में खूनी वाकया। 2001 राजा के महल के अंदर खूनी हादसा। 1996 से लेकर 2006 तक वॉर का सिलसिला और 2015 का अर्थक्वेक। नेपाल ने हर दौर में दर्द, लड़ाई और तबाही देखी है, लेकिन आज 2025 में भी सवाल वही है, क्या नेपाल अपने खून और कुर्बानियों से एक नया कल बना पाएगा या फिर से डूब जाएगा? ये है एक सफ़र, राजा से अवाम तक, ताकत से तबाही तक और मिट्टी से नई जिंदगी तक। तो आइए समझते हैं नेपाल की असली कहानी। (1846) राणा शासन की शुरुआत। 1846 की एक रात नेपाल की तकदीर बदल गई। काठमांडू के महल में एक खूनी खेल हुआ जिसे आज भी लोग कोट परवा का कत्लेआम कहते हैं। रात के वक्त महल के अंदर सब बड़े लोग, मंत्री, अफसर और राजा के करीबी सब इकट्ठा हुए। फिर अचानक बंदूक और तलवार का खेल शुरू हो गया। गोलियां चली, तलवारें चमकी और खून के छींटे महल की दीवारों तक चिपक गए। उस एक रात में तकरीबन 40 से ज्यादा बड़े लोग कत्ल कर दिए गए। और इस खून के दरिया के बाद एक नया नाम निकला, जंग बहादुर। इस आदमी ने नेपाल के राजा को सिर्फ नाम का राजा बनाया और असली कुर्सी अपने हाथ कर ली। उस एक रात के बाद नेपाल पर 1-2 साल नहीं, पूरे 104 साल तक राणा परिवार का राज चला। सोच के देखो, पूरी एक सदी, 1-2-4 नहीं, पूरे 100 साल से भी ज्यादा आवाम के गले पर बंदूक रखी गई। लोगों के पास बोलने का हक नहीं था और जो बोलता उसे या तो जेल में डाल देते या तो उसका गला घोट देते, और जो लिखने की कोशिश करता उसकी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद कर देते। अवाम गुलाम थी और राणा परिवार राजाओं से भी ऊपर बैठी थी। लेकिन भाई, जुल्म जितना भी बड़ा हो, अवाम की आवाज़ एक दिन फट कर निकल ही आती है। 1930s के दौर में जवान लोग, स्टूडेंट्स और एजुकेटेड पर्सन नेपाल के अंदर सीक्रेट तरीके से जमा होने लगे। उन्होंने एक संगठन बनाया, प्रजा परिषद, और ये था नेपाल का पहला पॉलिटिकल ग्रुप जो अवाम की आवाज़ बनकर उठा। लेकिन भाई, यहाँ पर आवाज़ उठाना मतलब मौत को गले लगाना था। लेकिन कुछ जवान पीछे नहीं हटे। नेपाल की आज़ादी की पहली कुर्बानी दी गई। शुक्रा राज शास्त्री, एक पंडित जिन्होंने अवाम के हक में आवाज़ उठाई। दशरथ चंद, एक जवान जो डेमोक्रेसी के सपने के लिए खड़ा हुआ। गंगालाल परिषद, जो राणा और राजा के जुल्म के खिलाफ खड़ा हुआ। और धर्मा भक्ता मथीमा, जिन्होंने नेपाल की आवाम को जगाया। लेकिन इन चारों को सबके सामने कत्ल कर दिया गया। उस दिन आवाम को समझ में आया कि आज़ादी कुर्बानी के बगैर नहीं मिलती। वो रात नेपाल की सबसे अंधेरी रात थी, लेकिन उस अंधेरी रात में आवाम का चिराग जला था। और फिर 1915 से लेकर 1951 का रिवॉल्यूशन। 100 साल से भी ज़्यादा आवाम राणा परिवार के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। जुबान बंद थी, सपने टूट गए थे। लेकिन फिर 1947 के बाद जब इंडिया ने आज़ादी हासिल कर ली थी, उसका असर नेपाल पर भी पड़ा था। जवान सोचने लगे कि जब भारत भी अपनी आज़ादी ले सकता है तो हम क्यों नहीं। 1947 के बाद नेपाल की आवाम के अंदर एक चिंगारी जल उठी थी, और फिर विराटनगर जूट मिल स्ट्राइक ने उस चिंगारी को आग बना दिया। मजदूर सड़कों पर निकल आए और अपना हक मांगने लगे। पहली बार आवाज़ बुलंद की और तालिब इल्म भी उठ खड़े हुए और स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर नारे लगाने लगे। जवान कहने लगे, अब बस बहुत हुआ, राणा रूल ख़त्म होना चाहिए। और इस दौर में एक नया किरदार सामने आता है, किंग त्रिभुवन। ये नेपाल का राजा था, लेकिन राणा के सामने इसकी भी नहीं चलती थी। किंग त्रिभुवन ने समझ लिया था कि अवाम की ताकत राणा के जुल्म से बड़ी है। इन्होंने छुपकर नेपाल की अवाम के साथ हाथ मिलाया और 1950s में एक बोल्ड कदम उठाया। अपनी फैमिली को लेकर ये इंडिया चले गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया ने इस राजा को छुपाया था, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया ने जुल्म करने वाले को पनाह दी थी। एक कंट्री का राजा अपना ही कंट्री छोड़ के चला गया। ये एक बड़ा सिग्नल था कि अब नेपाल की अवाम राणा के साथ नहीं बल्कि अपने राजा के साथ है।
राणा परिवार की कुर्सी हिल गई, आवाम और ज्यादा गुस्से में आ गई। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और एक ही नारा लगाने लगे, लोकतंत्र चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। और फिर आखिरकार 1951 में राणा रूल को झुकना पड़ा। पूरे 104 साल का अंधेरा खत्म हो गया और नेपाल में पहली बार मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की 6 बुनियाद डाली गई। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। आवाम को लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। 1960s का कूप और पंचायत सिस्टम। 1959 में नेपाल में पहला जनरल इलेक्शन हुआ। आवाम ने वोट दिए और एक पार्टी आई, नेपाली कांग्रेस, और उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर बसवेश्वर प्रसाद कोइराला, यानी कि बीपी कोइराला। ये पहली बार था जब नेपाल की आवाम ने अपनी मर्जी से हुकूमत बनाई थी। लोगों को लगा कि अब नेपाल का नया दौर शुरू होगा। लेकिन सिर्फ एक साल के बाद, यानी कि 1960s में, राजा महिंद्रा ने अवाम के सपने को कुचल दिया। इन्होंने पार्लियामेंट तोड़ा और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया और सब पार्टीज को बैन कर दिया। अवाम से कहने लगे कि अब कोई पॉलिटिकली पार्टी नहीं होगी, अब जो सिस्टम चलेगा उसका नाम होगा पंचायत सिस्टम। नाम बड़ा सिंपल है, पंचायत यानी गाँव की बैठक वाला सिस्टम, लेकिन ये असल में एक पार्टी लेस डिक्टेटरशिप थी। जो राजा कहता वही कानून चलता, जो आवाज़ उठाता उसे या तो जेल में डाल देते या तो उसको खामोश कर देते। 1960 से लेकर 1990s तक पूरे 30 साल तक नेपाल पंचायत के नाम पे चलाया गया। आवाम की आवाज़ फिर से दब गई, मीडिया सेंसोरेड, आवाज़ बंद, स्टूडेंट्स पर नज़र। लेकिन भाई दिल के अंदर एक चिंगारी फिर से जल रही थी। स्टूडेंट, टीचर्स और पॉलिटिकली वर्कर्स अंडरग्राउंड मिलने लगे, सीक्रेट मीटिंग्स होने लगी, पोस्टर्स लगने लगे और आवाम फिर से तैयार होने लगी एक नई बगावत के लिए। और ये तैयारी आगे चल के बनी आवाम की बगावत। और फिर 1990s आया। नेपाल के छात्र, उस्ताद और आम लोग सब सड़कों पर निकल आ गए और एक ही नारा लगाने लगे, हमें आज़ादी चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। लेकिन नेपाल की हुकूमत ने सुनने के बजाय गोलियां चलाई, सड़कें खून से लाल हो गई, दर्जनों लोग शहीद हो गए, हज़ारों जख्मी, और जेलें लोगों से भर गईं। लेकिन इस खून के दरिया के बाद नेपाल की हुकूमत को झुकना पड़ा। 30 से 40 साल से जो आवाम के मुंह पे ताले लगे हुए थे वो सब टूट गए। यानी कि एक बात आपको समझ में आई, अगर आवाम उठ जाए तो कुर्सी पे बैठा सबसे बड़ा हुक्मरान भी हिल जाता है। मोइस्ट जंग 1996 से लेकर 2006 तक। 1996 में नेपाल के कुछ लोग खड़े हुए और बोले, ज़मीन सबकी है, दौलत सबकी है, सबको अपना हक मिलना चाहिए। इन्होंने हुकूमत के खिलाफ एक जंगली स्टाइल की लड़ाई शुरू की। गांव-गांव में छोटे छोटे ग्रुप बन गए और पुलिस और फौज पर अटैक होने लगे। यही जंग आगे चलकर मोइस्ट जंग के नाम से मशहूर हुई। 10 साल तक ये जंग चली। इस दौरान 17,000 से ज़्यादा लोग जान से गए और लाखों लोग अपने घर और गाँव छोड़ के भाग गए। और फिर 2001 महल के अंदर खूनी वाक़या। 2001 की एक रात नेपाल का इतिहास बदल गया। महल के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर पूरा नेपाल शॉक हो गया। क्राउन प्रिंस दीपेंद्रा, जो खुद एक दिन नेपाल का राजा बनने वाला था, उसने अपने माँ बाप राजा महेंद्रा और रानी ऐश्वर्या और अपने खानदान के 9 लोगों को गोली मार दी। ये सुनकर नेपाल की आवाम शॉक हो गई, सब रो रहे थे और सबके मुंह पर एक ही सवाल था, आखिर महल में सा क्या हुआ। इस खूनी वाक़े के बाद मोनार्ची की इज्जत, उसकी ताकत और उसका भरोसा सब टूट गया। लोग कह रहे थे कि जो अपने घर को ना बचा पाया वो देश को क्या बचाएगा। और फिर 2006 में एक ऐसी बगावत देखने को मिली जो 19 दिन तक चली। करोड़ों लोग सड़कों पर निकल आए, ना गर्मी का डर ना गोली का डर, और सब एक ही नारा लगाते, हमें आज़ादी चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। और फिर फाइनली वो दिन भी आ गया जब नेपाल का राजा अपनी कुर्सी से गिरा। 240 साल पुराना ताज गिर गया, मोनार्ची खत्म हो गई, नेपाल एक रिपब्लिक बन गया। लेकिन दोस्तों, ये बस एक बगावत नहीं थी, ये नेपाल के एक नए दौर की शुरुआत थी। और फिर 2015 का अर्थक्वेक। 2015 में नेपाल पर एक ऐसी तबाही आई थी जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। 7.8 मैग्नीट्यूड का ज़िलज़िला आया था। काठमांडू से लेकर दूर दूर तक ज़मीन हिली थी। आंखों के सामने इमारतें गिर गई थी, मंदिर, मस्जिद और घर सब मिट्टी में मिल गए थे। 9,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे, 20,000 से ज़्यादा जख्मी हुए। हर गलियों में चीख पुकार थी, हर तरफ खून, मिट्टी और धुआं था।
लेकिन इस दर्द के बीच में एक रोशनी भी थी। नेपाल के लोगों ने एक दूसरे का सहारा बन के दिखाया। ये ज़िलज़िला सिर्फ इमारतों को ही नहीं गिरा गया, इसने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद भी जगाई। 2015 का नया कानून एंड फेडरल नेपाल। ज़िलज़िले के सिर्फ कुछ महीने बाद नेपाल ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा कदम उठाया। 2015 में नया कानून बना और नेपाल बना एक सेकुलर फेडरल रिपब्लिक। इसका मतलब ये था कि नेपाल सिर्फ एक राजा या एक शहर से नहीं चलेगा। मुल्क को 7 अलग अलग हिस्सों और प्रोविंसेस में बांट दिया गया। हर प्रोविंस की अपनी हुकूमत और अपना सिस्टम। लोगों को लगा कि अब उनकी बात सिर्फ शहर तक नहीं रहेगी बल्कि मुल्क तक पहुंचेगी। जिस वक्त कुछ लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे, उसी वक्त कुछ लोग गुस्से में सड़कों पर थे। मधेशी लोग जो बॉर्डर के करीब रहते हैं, उन्होंने कहा कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इन्होंने बगावत की और बॉर्डर पर ढेरों प्रोटेस्ट किए। इंडिया के बॉर्डर पर ट्रक्स रुक गए, पेट्रोल और दवाइयों की कमी हो गई। नेपाल को लगता था कि अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। 2016 से लेकर 2024 का सफ़र और कुर्सी की लड़ाई। 2016 में जो हुकूमत थी, ओली प्रचंडा और बाकी हुक्मरान सब अपनी जगह मजबूत करने में लगे रहे। एक दूसरे पर हाथ डालना, सरकार बनाना तोड़ना, ये रेगुलर खेल बन चुका था। 2017 से लेकर 2018 में थोड़ी उम्मीद आई। लोगों को लगा कि अब शायद सुधार होगा, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे स्कैंडल सामने आने लगे। कुछ ज़मीन डील्स, कुछ बड़े लोग सोचने लगे कि हुक्मरान लोग अपनी जेब भर रहे हैं अवाम के पैसे से। और फिर 2020 कोरोना का तूफान। लॉकडाउन ने पूरी जिंदगी ठप कर दी। टूरिस्ट आना बंद हो गए, एवरेस्ट जैसी जगह भी बंद हो गई। जो लोग ट्रैक से पैसा कमाते थे, उनकी रोजी रोटी भी चली गई। स्कूल बंद, दुकानदार दुखी और हॉस्पिटल्स भर गए। 2023 और 2024 में भी कुछ अलग चीज़ें देखने को मिली। कुछ लोग मोनार्ची के वापस आने की बातें करने लगे। मतलब सिस्टम से नाराज़गी इतनी बढ़ गई थी कि वो पुराने ज़माने को याद करने लगे। साथ में इंडिया और चाइना का दबाव भी देखने को मिला। छोटा मुल्क होने का नुकसान ये होता है कि बड़ी ताकत अपनी पसंद के लिए इन्फ्लुएंस डालती हैं और हुक्मरानी इस बैलेंस में फंस जाती है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई कि जवान पढ़ लिख कर घर बैठ गए और रोज़गार के लिए विदेश जाने लगे। माँ बाप की आंखें भर आईं। और फिर 2025 का नेपाल। यहाँ का मैदान आग बन चुका है। जो तारीख शुरू हुई थी, अब वो बगावत पे उतर आई है। सबसे पहले सरकार ने बनाया एक नया तमाशा। सोशल मीडिया पे बैन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर सब बंद। सोचो, आज की दुनिया में नौजवानों से उनका फ़ोन छीन लेना मतलब ऑक्सीजन बंद करने जैसा है। और फिर क्या था, लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, पुलिस से लड़ाई, गोली चली, हज़ारों लोग मारे गए और लाखों लोग खून में नहाए गए। इस दंगे की गर्मी में होम मिनिस्टर रमेश लखाक बोले, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, और रिज़ाइन कर दिया। लेकिन अवाम का गुस्सा इतना तेज़ था कि प्राइम मिनिस्टर ओली भी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो गए। यानी 2016 से लेकर 2025 का नेपाल एक बड़े सवाल पर खड़ा है। राजाओं की कुर्सी गिराकर भी अवाम को सुकून नहीं मिला, तो असली जीत कब होगी? मेरे दोस्तों, नेपाल ने बहुत कुछ सहा। राजा से अवाम तक का सफ़र, खून भी देखा, बगावत भी देखी और कुर्बानी भी देखी, लेकिन लोग फिर भी खड़े हुए। आज नेपाल एक नई शुरुआत पे खड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी वही हैं। नौकरी कम, पैसा कम और हुकूमत अभी तक सही नहीं हुई। सवाल सीधा है, क्या नेपाल अपने बच्चों को अच्छा दिन दे पाएगा? क्या जवानों को नौकरी मिलेगी? क्या गरीब की ज़िंदगी सुधरेगी? आज हमने देखा दर्द, कुर्बानी और नई उम्मीद। कल का फैसला भी लिखा जा रहा है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे साथ चलना, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अल्लाह हाफ़िज़।